हाय गाइस, दिस इज सी कृष्णा सोमानी। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से इंटर का फर्स्ट चैप्टर। दिस इज अ रिवीजन वीडियो, इट इज नॉट अ डिटेल वीडियो, बट ये वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होंगे, इसका एश्योरेंस मेरा। ठीक है। सेकंड चीज, ये कंसेप्ट बुक जो मैंने बनाई है, नोट्स 100% कवरेज ऑफ योर मॉड्यूल, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई और भी मटेरियल होगा या फिर स्टडी मटेरियल होगा, आप वही भी रेफर कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स मेक लर्निंग इज विद सी ए कृष्णा सोमानी। चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है या फिर हमारे इस पोर्शन में क्यों है, क्योंकि हर एक बिजनेस, हर एक चीज के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इवन अपने सीए स्टडीज में भी हम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वॉट एवर ऑल द थिंग्स। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये आया है क्यों, आपने को स्ट्रेटेजी पूरी मैनेज करनी है, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, स्ट्रेटेजी क्यों बनानी है, वाई, व्हाट वाज द रीजन, पूरा चीज क्यों आया है, कैसे आया है, ये इसमें इस चैप्टर में बताया है। कंपनी का क्या विजन रहेगा, कंपनी का क्या मिशन रहेगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का गोल क्या है, अलग अलग लेवल पे स्ट्रेटेजी कैसे बनती है, स्ट्रेटेजी कौन बनाता है, ये सब चीजें इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है। अब बुकिश लेवल पे इन्होंने क्या बताया है, द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू managerial process managerial process of developing strategic vision, setting objective, crafting strategy, implementing and evaluating the strategy। तो बेसिकली क्या है, इन्होंने पूरे बुकिश लैंग्वेज में बताया, बट बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक मैनेजरियल प्रोसेस है। मतलब मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्राफ्ट करता है, इवेल्युएट करता है, फॉर्मुलेट करता है। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजरियल प्रोसेस, जो कि जिसमें डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी, इंप्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी बना लेंगे और डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विजन और सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक मैनेजरियल प्रोसेस है। उसमें हम क्राफ्ट करते हैं स्ट्रेटेजी, हम फॉर्मुलेट करते हैं, हम इवेल्युएट करते हैं, और हम स्ट्रेटेजिक विजन और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। दिस इज बेसिकली द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन है, जो एक बुकिश लैंग्वेज है कि स्ट्रेटेजी बनाना है और उसको पूरा ऑब्जेक्टिव विजन विजन बनाना है। ठीक है। तो अब इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तो मैनेजरियल प्रोसेस है। मैनेजरियल प्रोसेस मतलब मैनेजमेंट लोग की ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए। तो व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। मैनेजमेंट का मीनिंग दो सेंस में आता है। मैनेजमेंट इज द की ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन विच इज चार्ज ऑफ इट अफेयर्स। जो की ग्रुप का रहेगा, वो जो कि चीफ ऑर्गन रहेगा, सब रिसोर्स को एक जगह पे लाएगा, लाइक मैन पावर, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, और कंबाइन करेगा फंक्शन एज अ होल। सो व्हाट इज मैनेजमेंट, management is a key chief organ which brings together and integrating and disorganizing resource of manpower, money, material, technology and combined to function as a whole। सब resources को लाएगा, combine as a whole करेगा। and second चीज क्या है, it is used with reference to set of interrelated functions like प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोल। ये भी चीज मैनेजमेंट करेगा। तो मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन हो गई, याद रख लेना, इनकेस एमसीक्यू या फिर कहीं पूछ लिया तो याद रखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख ली हमने कि क्या है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आया है भैया, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट ही क्यों लाया है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट चीज, ये टेक्निकल वर्ड है, याद रखना, टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब तुम्हारे कॉम्पिटिटर से कुछ, तुम्हारे पास कुछ स्पेसिफिक कुछ और क्वालिटीज है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना है। और सेकंड, गाइड द कंपनी थ्रू टुवर्ड्स द ऑल द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो दो दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना है, और सेकंड कंपनी को गाइड करना है, ऑल द चेंजेस जो भी एनवायरनमेंट के लिए चेंजेस हुए उस रिलेटेड कंपनी को गाइड करना है कि बाबा अभी स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी, क्या रहेगी। तो ऑब्जेक्टिव दो है, क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और गाइड द कंपनी। ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या हुआ है, जो डेफिनेशन में देखा है वही रिपीट किया है, बट थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व डेवलपिंग कंपनीज विजन, एनवायरमेंटल स्कैनिंग, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। सेम चीज अपन ने डेफिनेशन में देखी कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन होता है, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन होता है, एंड स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन और विजन और मिशन स्टेटमेंट रहता है। ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन ही है बेसिकली। तो ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। अब स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव भी रह सकती है, रिएक्टिव भी रह सकती है। सर क्या बोले, समझ में नहीं आया। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, ये क्या वर्ड है। प्रोएक्टिव इज बेसिकली प्लान स्ट्रेटेजी, मतलब
तुमने कुछ प्लान किया है, अब जैसे तुम स्टडी करते हो, तुम सी इंटर के लिए ग्रुप वन के लिए बैठ गए, ग्रुप टू के लिए बैठ गए, तो आज ये पढ़ना है, आज वो पढ़ना है, इतना टॉपिक करना है, ये लेक्चर्स करना है, दिस इज अ प्रोएक्टिव पार्ट, दिस इज अ प्लान्ड। एंड सेकंड इज अ रिएक्टिव, रिएक्टिव इज बेसिकली एडेप्टिव रिएक्शन टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को चेंज करना है, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोविड 19। जैसे कोविड 19 आया था, स्कूल्स ने, वेरियस कॉलेजेस ने ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी थी, तो दिस इज बेसिकली रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी दो टाइप में रह सकती है, आइदर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। अभी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी में क्या रहता है, ऑर्गेनाइजेशन पूरा एनवायरमेंटल स्कैनिंग करेगी, एनवायरमेंटल सिनारियो देखेगी, प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर सेट ऑफ प्रोसीजर करेगी, हाँ ऐसा ये करना है, ये ऐसा, प्रॉपर प्लानिंग सेट ऑफ प्रोसीजर करके स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करेगी। Proactive strategy, organization will analyze possible environmental scenario and create strategic framework after proper planning and set of procedure. But क्या होता है, हर नो कंपनी कैन फोरकास्ट बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फोरकास्ट नहीं कर सकती, 100% फोरकास्ट नहीं कर सकती, कुछ परसेंटेज में आइदर 50%, 60%, कुछ परसेंटेज में फोरकास्ट कर सकती है कि बाबा ऐसे एनवायरनमेंट के सिनेरियो चल रहे हैं, ये ट्रेंड चल रहा है, उस बेसिस पे। बट व्हाट इज रिएक्टिव स्ट्रेटेजी, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी इज बेसिकली कुछ एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए, लाइक या फिर कुछ अलग अपॉर्चुनिटी मिली, वो कोप करने के लिए तुमने स्ट्रेटेजी को चेंज कर दिया। रिएक्टिव स्ट्रेटेजी इज ट्रिगर बाय चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड वेज एंड मीन टू कोप विद नेगेटिव फैक्टर और टेक एडवांटेज ऑफ इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी। बेसिकली चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड सेकंड कुछ अपॉर्चुनिटीज आई है, उसके लिए तुमने कुछ स्ट्रेटेजी चेंज की, इज बेसिकली रिएक्टिव स्ट्रेटेजी। एक चीज याद रखना, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी क्यों आती है, क्योंकि हम हर चीज प्लान नहीं कर सकते बेसिकली एडवांस में, या फिर तुम्हारी प्लानिंग कभी कभी फेल भी होती है। अभी तुम स्टडी करने बैठोगे, आप बोलेंगे आज तो 15 घंटा पढ़ना है भैया, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम ज्यादा होके 10 आवर्स 13 आवर्स कभी टारगेट अचीव नहीं हुए। सो बेसिकली दिस इज, तुम्हारी प्लानिंग 100% ये नहीं होती है, तो सेम एवरीथिंग कैन नॉट बी प्लान इन एडवांस। सो बेसिकली स्ट्रेटेजी का भी वैसा है कि आप 100% प्रोएक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे कॉम्पिटिटर की क्या मुंह है, तुम्हारा कंज्यूमर, तुम्हारा कस्टमर कैसे बिहेव करता है। थर्ड, कुछ टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई, कुछ टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो गई, ये कुछ ये फैक्टर्स है, इसके बेसिस पे भी स्ट्रेटेजी चेंज होती है। तो याद रखना, पार्टली प्रोएक्टिव रहती है और पार्टली रिएक्टिव रहती है। प्रोएक्टिव मतलब प्लान, रिएक्टिव मतलब एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज करना है। प्रोएक्टिव एनालाइज करोगे पॉसिबल एनवायरमेंटल स्कैनिंग और प्रॉपर प्लानिंग और सेट ऑफ प्रोसीजर करके प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी होगी। और रिएक्टिव अदर एनवायरमेंटल सॉरी चेंज इन एनवायरमेंटल और कुछ अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए हमने रिएक्टिव स्ट्रेटेजी यूज की है। सो एवरीथिंग कैन नॉट बी प्लान्ड, और बेस्ड ऑन राइवल फर्म्स, कंज्यूमर बिहेवियर और इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम स्ट्रेटेजी, रिएक्टिव स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी बेसिकली पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट। ये हो गया सर। अभी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तो आ गया सर, इसको इंपॉर्टेंट और बेनिफिट भी आएंगे और इसके कुछ लिमिटेशन भी आएंगे, वो एडवांटेज भी आएगा, डिसएडवांटेज भी आएगा, प्रो और कॉन्स टाइप। तो बेसिकली इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसका इंपॉर्टेंस और बेनिफिट हमने ऑलरेडी देख लिया है, दो चार पॉइंट्स तो ऑलरेडी देखे हुए हैं हमने ऊपर ही डेफिनेशन में। फर्स्ट चीज जो डेफिनेशन में हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था, ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है। सो इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज जो ऊपर ही देखी थी, प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि हम प्रोएक्टिव रहे, इंस्टेड ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिव की जगह प्रोएक्टिव रहे, प्लान करें। बट कुछ कुछ जगह पे हमको रिएक्टिव भी बनना पड़ता है, तो प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है। थर्ड थर्ड चीज क्या है, ये हमें ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, विजन, मिशन डिफाइन करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स डिफाइन गोल्स एंड मिशन। It also help management to define realistic objective and goals. Third थर्ड चीज क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू एनहांस लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस, के बिजनेस कितना दूर तक जाएगा, बिजनेस की कितनी ये रहेगी, बेस्ड ऑन योर कंपटीशन एंड डायनामिक एनवायरनमेंट इट मे बी चैलेंजिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। इसलिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंस है। एंड ऑल्सो it acts as a pathfinder to various business opportunity and it provides framework for all major decision of an enterprises. तो छह पॉइंट है बेसिकली। फर्स्ट तो हमने देखा था कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज
एक एडवांटेज मिला है आपको कॉम्पिटिटर के, इस पे कुछ यूनिकनेस है, कुछ अलग है आपके इसमें, क्योंकि आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट किया है। सो इट्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सेकंड चीज, आपको प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव रहने में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प करता है। थर्ड, इट हेल्प्स टू डिफाइन विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। Fourth one, it define sorry it enhance or help to enhance the longevity of the business, क्योंकि कुछ फैक्टर्स की वजह से बिजनेस लॉन्ग रन में सर्वाइव करो या ना करो। फोर्थ, एक पाथ फाइंडर है और फ्रेमवर्क फॉर ऑल बिजनेस डिसीजन। इसका मैंने एक चार्ट बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हेल्प किस किस को करता है? ऑर्गेनाइजेशन को करता है, मैनेजमेंट को करता है। ऑर्गेनाइजेशन को किस रिलेटेड करता है? प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, और टू फेस फ्यूचर एंड एक्ट एज अ पाथ फाइंडर। मैनेजमेंट को क्या हेल्प करता है? डिफाइन गोल्स एंड मिशन, डिफाइन ऑब्जेक्टिव, उसके लिए मैनेजमेंट को हेल्प करता है। एंड थर्ड, डेवलप कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इन सब में बिजनेस का क्या फायदा है? बिजनेस का फायदा है एक तो लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस, और सेकंड फ्रेमवर्क फॉर ऑल बिजनेस डिसीजन, प्रोडक्ट्स, मार्केट, इन्वेस्टमेंट, इसमें हेल्प होती है। तो बेसिकली ये चार्ट है, पॉज करके लगा तो लिख लो, तुम्हारे जो भी नोट्स रहेंगे वहां पे रिलेवेंट में लिख दो। ठीक है, तो ये हो गए इंपॉर्टेंस बेनिफिट्स। थर्ड इज अ लिमिटेशन। व्हाट इज अ लिमिटेशन? देखो सीधी सी बात है, स्ट्रेटेजी हर चीज का प्रो एंड कॉन रहता ही रहता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज रहता ही रहता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी कोई खुद के कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन बेसिकली क्या कि इस लिमिटेशन बेसिकली क्या कि बाबा हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं एनवायरमेंट सिनारियो देखे। अब एनवायरमेंट कभी कभी कॉम्प्लेक्स रह सकता है, टर्बुलेंट रह सकता है, हमें एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो इट इज समटाइम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट। How will be your supplier, how will be your customer, how will be your other external factors, what will be your गवर्नमेंट ने कुछ लेवी डाल दी, गवर्नमेंट ने टैक्सेशन इंट्रोड्यूस कर दिया, तो कभी कभी एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। अभी हुआ क्या था, एक एग्जांपल इसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही थी ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस करने के लिए, बट कंज्यूमर नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसको सेफ नहीं लग रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि बेसिकली डर लग रहा था कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कुछ हो नहीं जाना कि सेफ्टी कंसर्न के लिए। बट नाउ डेज द इलेक्ट्रिक ईवीज आर परचेस ऑफ ईवीज इज बीन इंक्रीज। टू बी ऑनेस्ट, ईवीज का मार्केट बहुत बढ़ गया है। सो इट इज एग्जाम्पल जस्ट कि ऐसा पहले था सेफ्टी कंसर्न के लिए। सो एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये टाइम लेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी आपको प्रिपेयर करनी है, आपको फॉर्मुलेट करनी है, आपको इवेल्युएट करनी है और इम्प्लीमेंट करनी है। तो आज स्ट्रेटेजी बना ली और कल इम्प्लीमेंट करोगे, ऐसा तो होगा नहीं, इट विल बी रिक्वायर टाइम। सो आपको पूरा क्या है, कुछ आपने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, कुछ स्ट्रेटेजी के लिए आपको कुछ ऑपरेशन चेंज करने पड़े, कुछ प्रोसीजर चेंज करने पड़े, कुछ ऑपरेशन में डिले हो गया। सो बिजनेस भी इसमें, रूटीन बिजनेस में भी इम्पैक्ट होगा। सेकंड, इट इफ टू मच टाइम इज स्पेंड ऑन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेटिंग, देन मजा नहीं ना, स्ट्रेटेजी बना ही क्यों है? तुमने प्लान और फॉर्मुलेट करने में स्ट्रेटेजी का टाइम का ये कर लिया, फिर इंप्लीमेंट कब करोगे ना? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तुमको थोड़ा सा बिजनेस का ऑपरेशंस डिले हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। थर्ड है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। कॉस्टली क्यों सर? अभी हर बंदा तो एक्सपर्ट नहीं है स्ट्रेटेजी बनाने में, ना मैं एक्सपर्ट हूँ ना आप एक्सपर्ट हो। हर बिजनेस, हर मार्केट डिफर करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हमें कोई तो स्पेसिफिक ये चाहिए जिसको नॉलेज है, जिसको एक्सपीरियंस है फॉर स्ट्रेटेजी बनाने में। तो ऐसे एक्सपर्ट ढूंढने पड़ेंगे, वो एक्सपर्ट से स्ट्रेटेजी बना के लेनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए वो तो फुकट में देगा नहीं, उसको तो पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे तो वो कॉस्टली हो गया। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस, क्योंकि हम एक्सपर्ट्स हायर करेंगे और एक्सपर्ट्स आर कॉस्टली रिसोर्सेस बेसिकली। और एक्सपर्ट्स क्या करेगा? एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट देखेगा और उस बेसिस पे स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करेगा। फोर्थ चीज है, इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू द फर्म स्ट्रेटेजी। मतलब होता क्या है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ द कॉम्पिटिटर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन विद इन द क्लोज डोर्स ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब अभी जियो ने इंटरनेट लाया कम प्राइस में, तो ये इंटरनेट लाया तो उसका ये मालूम नहीं था ना कि ऐसा भी हो सकता है, लाइक जियो ने जो स्ट्रेटेजी यूज की कम प्राइस में इंटरनेट देना। सो इट इज डिफिकल्ट, एयरटेल और वीआई के लिए डिफिकल्ट था कि जियो ऐसा कुछ लाएगा भी। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स टू फर्म स्ट्रेटेजी टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स समटाइम इट इज डिफिकल्ट। सो उन्होंने क्या इस पे रिएक्टिव स्ट्रेटेजी की,
उन्होंने भी सेम प्राइजेस पे रिचार्ज और हमारे जो भी मोबाइल के प्लान है वो लाए। तो चार चीजें हैं लिमिटेशन, इसकी मेमोरी ट्रिक बनाई थी मैंने, सी। फर्स्ट इज एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट, सेकंड इज इट इज टाइमली कंज्यूमिंग प्रोसेस, थर्ड वन इज इट इज कॉस्टली, एंड फोर्थ इज कॉम्पिटेटिव रिस्पॉन्स जो है वो क्लियरली एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है कि कॉम्पिटिटर कैसे बिहेव करेगा, सो इट इज डिफिकल्ट। सो फोर्थ आर द लिमिटेशन, लॉजिकली कंसेप्चुअली मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे समझ लो, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, नॉट अ प्रॉब्लम फॉर दैट, ठीक है। फोर्थ वन इज अ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, स्ट्रेटेजिक इंटेंट में क्या आता है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट में है विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव और वैल्यूज। बट स्ट्रेटेजिक इंटेंट, इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट मतलब पर्पस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, व्हाट दे वांट टू डू एंड व्हाई दे वांट टू डू, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है और क्यों करना है, व्हाट इज देयर पर्पस, व्हाई दे वांट टू डू रिप्रेजेंट स्ट्रेटेजिक इंटेंट, मतलब क्यों क्यों ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज करनी है, ये उनका इंटेंशन, इंटेंशन क्या है बेसिकली। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज बेसिकली स्ट्रेटेजिक इंटेंशन क्या है, उनका पर्पस क्या है। It implies the purpose which organization want to achieve. Strategic intent give an idea of what organization desire to attain in future. It answers the question what organization strives or stand for. So basically जो फर्स्ट पॉइंट है ना वही थर्ड पॉइंट में अलग लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, अलग लैंग्वेज में बताया गया है कि बाबा के स्ट्रेटेजिक इंटेंट का रेफर्स टू पर्पस, और इसमें क्या बोला गया है कि बाबा कि इट रेफर्स द आंसर, इट गिव्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स और स्टैंड फॉर, इसका आंसर देते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट आर बेसिकली सिमिलर, बट इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। तो एक बार देख लेना कि स्ट्राइव्स और स्टैंड फॉर किस लिए है और पर्पस क्या है। एंड फोर्थ वन इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क विद इन विच द फर्म वुड अडॉप्ट अ प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन, वो एक फ्रेमवर्क एट कॉर्पोरेट लेवल। स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या रहेगा, तुम्हारे विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। सो स्ट्रेटेजिक इंटेंट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ विजन एंड मिशन स्टेटमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एट द कॉर्पोरेट लेवल। स्ट्रेटेजिक इंटेंट का हमने क्या देखा था, हमने 5 पॉइंट देखे थे कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट मतलब पर्पस क्या है, पर्पस क्या है ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंशन क्या है, why they want to do, why they want to do represent the strategic intent of the firm। थर्ड चीज what the organization stand for, और एक ये फ्रेमवर्क देता है, the firm it provides the framework within which the firm would adopt a predetermined direction। तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट एक फ्रेमवर्क देता है कि फर्म का डायरेक्शन कहाँ पे, फर्म कहाँ ऑपरेट कर रही है वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। तो ये 5 पॉइंट थे स्ट्रेटेजिक इंटेंट के। नेक्स्ट है विजन। विजन मतलब क्या है, देखो विजन मतलब आपको वर्ड से फीलिंग आएंगी, विजन, विजन इज बेसिकली वेयर वी वांट टू गो, वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू गो इज बेसिकली द विजन। what the vision implies, it implies the blueprint of the company's future position, कंपनी आगे चल के कहाँ जाना चाहती है, ये है विजन। where the organization wants to land, third point it depicts the organization aspiration and provide a glimpse of what the organization would like to become in the future। सेम चीज है, तीन अलग अलग पॉइंट में दिखाया, ब्लूप्रिंट है where organization want to land है, और थर्ड where what organization would like to become in future। Top management view about the company's direction and the product, customer, market, technology focus constitute the strategic vision for the company। तो मैनेजमेंट का क्या व्यू है अबाउट कंपनीज डायरेक्शन एंड तुम्हारे प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी कहाँ फोकस करती है, ये तुम्हारा स्ट्रेटेजिक विजन कंस्टिट्यूट करता है। ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ द विजन आर डिज्नी, डिज्नी का विजन है टू मेक पीपल हैप्पी। Second, HDFC Bank, one of the largest bank in India, has clearly defined its vision of being world-class Indian bank। HDFC बैंक ने खुद का विजन क्या बताया है कि वो वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक है। थर्ड, गूगल, गूगल का विजन क्या है, टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन इन वन क्लिक, एक क्लिक में भैया सब इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए, एक क्लिक में। सेम जो तुम सब लोग यूज करते हो इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का भी खुद का विजन है। इंस्टाग्राम का क्या विजन है, टू ब्रिंग यू क्लोजर टू द पीपल एंड थिंग्स यू लव, ये इंस्टाग्राम का विजन है। तो हर एक कंपनी का कोई ना कोई विजन रहता है, वेयर वी वांट टू गो, वो कंपनी कहाँ जाना चाहती है, क्या बनना चाहती है इन फ्यूचर में, वो विजन रहता है। नेक्स्ट है असेंशियल्स, क्या है स्ट्रेटेजिक विजन के, तो असेंशियल्स बेसिकली 4 असेंशियल्स है। फर्स्ट वन, द एंटरप्रेन्योरल चैलेंज इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक विजन इज टू थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर द कंपनी फॉर फ्यूचर। मतलब स्ट्रेटेजिक विजन से तुम्हें क्या चीजें, क्या तुम क्रिएटिवली थिंक कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा एक विजन क्लियर है, मुझे यहाँ पहुंचना है, तुम्हें सीए बनना है, उस सीए बनने के लिए तुम्हें क्या क्या चीज करनी पड़ेगी, वो तुम्हारी स्ट्रेटेजी बनी। बट तुम्हें सीए करना है, सीए बनना है, ये तुम्हारा विजन है। तो बेसिकली यू कैन थिंक क्रिएटिवली अबाउट हाउ टू प्रिपेयर कंपनी फॉर द फ्यूचर, कंपनी को वो विजन अचीव करने के लिए, वो विजन तक पहुंचने के लिए कंपनी क्या करेगी।
सेकंड, फॉर्मिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन इज एन एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। अगर तुम विजन बना रहे हो, बेसिकली विजन मिशन, तो एक इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप है, तुम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हो। ये एक एसेंशियल है स्ट्रेटेजिक विजन का। थर्ड, अ वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन क्रिएट enthusiasm among the members of the organization। एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, एक enthusiasm क्रिएट करता है मेंबर्स में कि उनको उनका विजन क्लियर है, हमें यहाँ तक पहुंचना है भैया। फोर्थ वन, the best worded vision statement clearly eliminates the direction in which organization is headed। ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन क्या है, कहाँ जाना चाहती है। जैसे कि गूगल में बोला है कि प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन, तो वो वर्ल्ड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कोलेक्ट करेगा। तो सेम उसका डायरेक्ट उसका इंटेंशन क्या है कि मैं जितने से जितने जहां जहां से इंफॉर्मेशन मिलती है मुझे कोलेक्ट करना है और मेरे गूगल पे मिलना चाहिए। तो ये कुछ एसेंशियल है स्ट्रेटेजिक विजन के, चार एसेंशियल्स थे, देख लेना, याद कर लेना। इसके एक मैंने मेमोरी टेक्निक बनाई थी। अगर तुम्हारे विजन में क्रिएटिव थिंकिंग एंड एंथुसियाज्म है, देन तुम इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर हो एंड सही डायरेक्शन में जा रहे हो बेटा। तो एक मेमोरी टेक्निक है, इसमें जो कीवर्ड्स है क्रिएटिव थिंकिंग, एंथुसियाज्म, इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योर और डायरेक्शन, इससे आप सेंटेंस बना लोगे और आपको एग्जाम में 4 पॉइंट्स के 4 सेंटेंस मिल जाएंगे और 4 पॉइंट पे आंसर लिख पाओगे। ठीक है, ये विजन समझ गया, विजन वेयर वी वांट टू गो। सेकंड, मिशन। मिशन क्या है भैया, व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट वी डू। हम किस बिजनेस में और हम करते क्या है, करते क्या हो वो तो बताओ, ये मिशन बताता है। ठीक है, मिशन डेलिनेट्स द फर्म बिजनेस, इट्स गोल्स एंड वे टू रीच द गोल्स। इट एक्सप्लेन द रीजन द एक्सिस्टेंस ऑफ द फर्म इन द सोसाइटी, के फर्म क्यों एग्जिस्ट करती है वो कौन बताएगा आपको, मिशन स्टेटमेंट बताएगा। मिशन स्टेटमेंट ब्रॉडली डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट कैपेबिलिटी, कस्टमर फोकस और एक्टिविटीज एंड बिजनेस मेकअप, के ऑर्गेनाइजेशन की क्या कैपेबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा कस्टमर फोकस है, एक्टिविटीज है, ये आपको मिशन बताएगा। अब मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव एन मिशन, मिशन क्यों होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के पास। फर्स्ट, यूनानिमिटी ऑफ द पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, के जो तुम ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर ली हो, करते हो, किस पर्पस के लिए एग्जिस्ट करते हो, उसमें एक यूनानिमिटी रहेगी, एक सिमिलैरिटी रहेगी, एक समानता रहेगी तुम्हारे सबको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड, डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस और एंड टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस। ये दोनों पॉइंट एक साथ याद रखना। डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस और यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस, मतलब ये मिशन स्टेटमेंट आपका एक बेसिस क्रिएट करेगा एलोकेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस और यूज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस। तो कैसे लिखोगे, याद कैसे रखना है, बेसिस प्रोवाइड करता है किसके लिए, एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस और यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। ठीक है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस पर्पस इनटू गोल्स इन सच वे दैट कॉस्ट, टाइम, परफॉर्मेंस पैरामीटर कैन बी असेस, कि पर्पस को गोल में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे कि सच दैट तुम्हारा कॉस्ट, टाइम और परफॉर्मेंस पैरामीटर असेस भी हो जाए और कंट्रोल में भी रहे। फिफ्थ पॉइंट, टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल इनटू वर्क स्ट्रक्चर, पहले पर्पस इनटू गोल करना है, फिर ऑब्जेक्टिव एंड गोल इनटू वर्क स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, इन्वॉल्विंग द असाइनमेंट ऑफ टास्क टू रिस्पांसिबल एलिमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड डायरेक्शन, उनके लिए एक फोकल पॉइंट की तरह एक्ट करेगा मिशन। तो मिशन के क्या, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव मिशन। फर्स्ट पॉइंट है यूनानिमिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड, एक बेसिस क्रिएट करेगा, बेसिस किस लिए करेगा सर, एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स एलोकेट करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल के रिसोर्सेस यूज करने के लिए। फोर्थ वन, पर्पस को गोल में कन्वर्ट करेगा, कैसे करेगा कि तुम्हारा कॉस्ट, टाइम, अदर पैरामीटर सेव हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव और गोल को वो वर्क स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा। और लास्ट पॉइंट, सर्व एज अ फोकल पॉइंट। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को मिशन क्यों चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसके कुछ पॉइंट्स थे, याद रखना। ठीक है, सेकंड, फॉलोइंग पॉइंट्स आर यूजफुल व्हाइल राइटिंग अ मिशन ऑफ द कंपनी। अब कंपनी के मिशन स्टेटमेंट तो बहुत सारे रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो इंस्टाग्राम का मैंने विजन बनाया था, बताया था, सेम इंस्टाग्राम का मिशन स्टेटमेंट भी है, टू कैप्चर एंड शेयर वर्ल्ड मोमेंट, के वर्ल्ड के जो जो है हम कैप्चर करेंगे और शेयर करेंगे। जो तुम चैट चिट करते हो ना, तो वो वही शेयर करेंगे भैया, रील शेयर करो, सब शेयर करो। तो ये इंस्टाग्राम का मिशन है। बट ये गुड मिशन स्टेटमेंट मिशन स्टेटमेंट में क्या आना चाहिए कि कंपनी का पूरा कैसे लेना चाहिए, क्या होना चाहिए मिशन स्टेटमेंट। तो मिशन स्टेटमेंट के लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए। गुड मिशन स्टेटमेंट आर यूनिक, कि आप अगर देखोगे ना जितने भी कंपनीज के, सबके कंपनीज के अलग अलग, अगर सेम इंडस्ट्री में भी रहे तो उनके मिशन स्टेटमेंट विजन
अलग अलग रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे, तो इट शुड बी यूनिक, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर। सेकंड, वन ऑफ द रोल ऑफ मिशन स्टेटमेंट इज टू गिव द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी, के मिशन स्टेटमेंट से तुम्हें खुद की आइडेंटिटी मिलेगी, एंड बिजनेस एंड पाथ फॉर डेवलपमेंट, एक खुद की स्पेशल आइडेंटिटी मिलेगी और पाथ फॉर डेवलपमेंट। तो एंड लास्ट वन, company's business is defined by what needs it is trying to satisfy, which customer group it is targeting, and the technology and the competency it is used। तो एक चीज याद रखना, जो कंपनी का बिजनेस है, बिजनेस कैसे ध्यान में आएगा आपको, कंपनी का बिजनेस, कंपनी क्या नीड सेटिस्फाई कर रही है। आपने शार्क टैंक देखा होगा, तो शार्क टैंक में वो जब इंट्रोडक्शन देते हैं ना, तो वो बताते हैं कि हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट नीड्स ऑफ कस्टमर यू आर सेटिस्फाइंग, योर बिजनेस विल बी डिफाइंड। सेकंड, which customer groups you are targeting, like जैसे आईफोन है, आईफोन ने प्रीमियम कस्टमर टारगेट किया है, और जैसे Xiaomi है, रियलमी, Vivo, ओप्पो है, इन्होंने नीचे जो लो प्राइस कस्टमर है इनको टारगेट किया, which customer groups you are targeting। जैसे एंड थर्ड, द टेक्नोलॉजी एंड द कॉम्पिटेंसी, तुम्हारा इसमें कुछ यूनिक है कि कुछ कोर कॉम्पिटेंसी है क्या आपके, इसमें कुछ अलग टेक्नोलॉजी यू आर यूजिंग, ये सब आपका बिजनेस डिफाइन करता है। ये याद रखना, मे बी एमसीक्यू में पूछा जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट बहुत सही है कि कंपनी का बिजनेस कैसे डिफाइन होता है। ठीक है, तो गुड मिशन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट अगर पूछा गया कि मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए गुड मिशन स्टेटमेंट में, फर्स्ट वो यूनिक चाहिए, कुछ तो भी वो स्पेसिफिक आइडेंटिटी देता है कंपनी को, और इट इज पाथ फॉर डेवलपमेंट, ये याद रखना। और कंपनी का बिजनेस कैसे डिफाइन होता है, नीड क्या कर रहा है, कस्टमर ग्रुप कौन सा टारगेट कर रहा है, और टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटेंसी इट इज यूजेस। हमने पहले विजन देखा, फिर मिशन देखा, अब गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव देखेंगे। व्हाट आर द गोल्स, गोल्स आर द एंड रिजल्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू अचीव। तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा गोल है सीए बनना, सेम ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या, ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहती है, एंड रिजल्ट रहेगा, वो गोल्स है। एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आर अ टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट, एक छोटे 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 टारगेट्स रहेंगे, विद इन टाइम आपको कंप्लीट करना है, ये टारगेट खत्म 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 करके जाते जाते आप गोल्स अचीव करोगे। सेम तुम छोटे 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 टारगेट ये करोगे, तुम्हारी स्टडीज के छोटे टारगेट कंप्लीट करते करते तुम तुम्हारा गोल अचीव करोगे सीए बनने का। तो ऑब्जेक्टिव टाइम बेस्ड मेजरेबल टारगेट्स है विच हेल्प इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स। गोल्स है ओपन एंडेड एट्रीब्यूट, बट द ऑब्जेक्टिव्स आर द क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट। गोल्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट दैट डिनोट द फ्यूचर स्टेट और आउटकम, के फ्यूचर में क्या ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है, ये गोल्स बताता है। बट ऑब्जेक्टिव क्लोज एंडेड रहते हैं, जो कि प्रिसाइज है और एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक टर्म, क्योंकि तुम्हारे मेजरेबल टारगेट है, छोटे छोटे टारगेट प्रिसाइज रहेंगे, मुझे आज ये खत्म करना है, वो खत्म करना है, और स्पेसिफिक रहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आर मोर स्पेसिफिक एंड ट्रांसलेट गोल्स टू बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक रहेंगे और गोल्स, ऑब्जेक्टिव ही तुम्हारे कन्वर्ट होंगे गोल्स को, जो भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स रहो, ये रहो, ऑब्जेक्टिव तुम्हारे ट्रांसलेट करेंगे गोल्स को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखना। दे शुड प्रोवाइड द बेसिस फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, एक बेसिस प्रोवाइड करते हैं तुम्हारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए। ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, हमने ऊपर ही देखा था, स्पेसिफिक होने चाहिए, इट शुड बी स्पेसिफिक और कॉन्क्रीट, और डेफिनेशन में देखा है एक मेजरेबल टारगेट्स है, तो इट शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल, तो कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक होने चाहिए। सेकंड, कंट्रोलेबल और मेजरेबल, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव में चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, कुछ टाइम फ्रेम भी होना चाहिए, इस टाइम में खत्म होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव, देयर शुड बी रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम, एंड देयर शुड बी चैलेंजिंग, ऑब्जेक्टिव शुड बी चैलेंजिंग, ऐसा नहीं है कि पापा मैं आज 24 आवर्स है और 2 घंटे ही पढ़ना है, मुझे 2 घंटे ही पढ़ना है, दैट्स नॉट लाइक योर ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी चैलेंजिंग के 24, तुम जैसे 10 आवर्स 12 आवर्स पढ़ोगे, तो उस हिसाब से तुमने तुम्हारे टारगेट में आज ये डीटी का ये खत्म करूंगा, मैं एफएम का इतना पोर्शन करूंगा, मैं एसएम का इतना पोर्शन करूंगा, देयर शुड बी ए चैलेंजिंग। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विद ईच अदर, ऑब्वियसली तुम्हारा गोल क्या है, एंड रिजल्ट तुम्हारा गोल है, तुम्हें ये गोल अचीव करना है, तो तुम्हारे वैसे ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, एंड ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे, इट शुड बी कोरिलेट विद ईच अदर। नहीं तो आज बोल रहे हो ये आज बोल रहे हो मुझे सीए करना है, कल बोल रहे हो मुझे सीए में करना है, इट शुड नॉट लाइक दैट, different objectives should be correlate with each other. Next है, objective should be set within the constant of organizational resources and external environment. Actually I'm using a wrong word, sorry, ऑर्गेनाइजेशनल के जो रिसोर्सेस है, ऑर्गेनाइजेशन की औकात के इसमें रहने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिमिट्स में, आई एम यूजिंग रॉन्ग वर्ड्स, बट मैं याद करने के लिए ये बोल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। ऑब्जेक्टिव शुड ऐसे होने चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी रिसोर्स और एनवायरमेंट है वो लिमिट के अंदर ऑब्जेक्टिव रखना है भैया, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन के पास
पैसा ही नहीं है, कुछ नहीं है, वो बोल रहे कि मैं तो भैया मुझे तो अभी कल 10 करोड़ 15 करोड़ ही इन्वेस्ट करने हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन के बैंक में तो 1 करोड़ भी नहीं है। ऐसा ऑब्जेक्टिव या गोल वैसे नहीं रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, दे शुड प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट है एक याद रखना, स्पेसिफिक और कॉन्क्रीट होने चाहिए। सेकंड है कंट्रोलेबल और मेजरेबल चाहिए। थर्ड है ऑब्जेक्टिव चैलेंजिंग है। फोर्थ, इट शुड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर योर स्ट्रेटेजिक डिसीजन। फिफ्थ वन, they are different objectives should be correlated with each other. Sixth one, they are related with the time frame and within the constant of organizational resources और environment के basis पे तुमको objective decide करना है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, टू अचीव लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी स्ट्रेटेजिक प्लानर कॉमनली एस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानर अचीव सॉरी स्ट्रेटेजिक प्लानर एस्टेब्लिश करते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। 7 एरियाज में लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड है। फर्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियसली तुम अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हो तो तुमको मेन चीज क्या है? प्रॉफिटेबल चाहिए। कोई स्टार्टअप भी स्टार्ट होता है वो इनिशियली लॉस में रहता है, बट तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन रहता है? भैया वो प्रॉफिटेबल ही रहते। प्रोडक्टिविटी, कितना प्रोडक्ट चल रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना हम बेच रहे हैं, वो सब चीजें। थर्ड, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, तुम्हारे कॉम्पिटिटर कैसे है, क्या है। फोर्थ, ये एम्प्लॉय डेवलपमेंट और एम्प्लॉय रिलेशन। बेसिकली क्या है? एम्प्लॉयज आर वेरी इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ योर कंपनी। सो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी ये चाहिए, इंपॉर्टेंट है, और एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन भी मेंटेन करना है अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी कैसे चलने वाली है? कंपनी बेसिकली एम्प्लॉयज, तुम्हारे जो एम्प्लॉयज रहेंगे और तुम्हारे कस्टमर्स, इनके बेसिस पे कंपनी चलने वाली। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, तुम्हारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी क्या है। और लास्ट वन, पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। पब्लिक के हिसाब से तुम कोई पब्लिक को हार्म तो नहीं कर रहे हो ना, कोई ऐसा प्रोडक्ट या फिर कोई केमिकल कोई ऐसा यूज तो नहीं कर रहे हो जिससे पब्लिक के सेफ्टी कंसर्न या फिर हेल्थ पे तो इशू नहीं आ रहा है ना। तो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये होते हैं। तो याद रखना, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, देन कॉम्पिटिटिव पोजीशन, देन टेक्नोलॉजी लीडरशिप और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट द रिजल्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम परस्यूइंग सर्टेन स्ट्रेटेजी। के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे? सर्टेन स्ट्रेटेजी से ये करेंगे। कौन सी स्ट्रेटेजी भैया, बताओ तो सही। एक्शन टू टेकन टू अकम्प्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, कौन कौन से एक्शंस लेते हो तुम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वो उस एक्शन के बेसिस पे तुम्हारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अच्छे होंगे। द टाइम फ्रेम फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी शुड बी कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट चाहिए टाइम फ्रेम। ये इट इज यूजुअली फ्रॉम 2 to 5 years। जो भी टाइम फ्रेम है ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी, ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये बेसिकली कितना रहता है? 2 to 5 years रहता है, याद रखना, एमसीक्यू में आएगा। क्लियरली एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव ऑफर में भी बेनिफिट्स। हमने पहले ऊपर क्या देखा? ऊपर देखा है कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव में क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव के बेनिफिट्स है, ऑब्जेक्ट की वजह से क्या बेनिफिट आएगी आपको। फर्स्टली, इट अलाउज द सिनर्जी। सिनर्जी इफेक्ट इज बेसिकली कुछ तुमको बेनिफिशियल हो रहा है क्या, सिनर्जी इफेक्ट तुम्हारे कुछ कंपनी में इन एडिशन हो रहा है क्या। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश प्रायोरिटीज, कुछ प्रायोरिटीज तुम सेट करते हो, क्योंकि तुमको पता है ये ऑब्जेक्टिव मुझे अचीव करना है, ये टारगेट अचीव करना है, तो तुम्हारी प्रायोरिटी वो होती है। सो नेक्स्ट इज रिड्यूस अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी रिड्यूस होती है। उसके बाद मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े खत्म होते हैं क्योंकि तुमको तुम्हारा टारगेट अचीव करना है। नेक्स्ट है स्टिमुलेट एक्सर्शन। नेक्स्ट, डिजाइन ऑफ जॉब्स के अलग अलग डिजाइन ये होते हैं, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लोग, ये तुमको ये टारगेट अचीव करना है, तो उस हिसाब से जॉब्स भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट है तुमको और एक चीज में हेल्प करता है, एड इन इवेल्युएशन एंड एड इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एड इज बेसिकली हेल्प इन योर इवेल्युएशन एंड हेल्प इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, के ये मेरे रिसोर्सेज है, मैं कहाँ कहाँ एलोकेट करूँ। तो बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट चीज है सिनर्जी इफेक्ट देगा आपको, सिनर्जी कुछ एड ऑन करेगा। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या है? मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, और हेल्प करेगा इवेल्युएशन में, और हेल्प करेगा एलोकेटिंग रिसोर्सेज में, और जॉब्स तो बनने ही बनने हैं। नेक्स्ट, ये हो गया गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है वैल्यूज। व्हाट आर द वैल्यूज? वैल्यू इज बेसिकली तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे लोग क्या तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारी एम्प्लॉयज क्या कंपनी के बारे में सोचते हैं, तुम कस्टमर क्या सोच रहा है कंपनी के बारे में, इज नथिंग बट द वैल्यूज। वैल्यूज आर द डीप रूटेड प्रिंसिपल विच गाइड एन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन एंड एक्शन। सेकंड, वैल्यूज किस किस एग्जांपल दिए हैं कि इंटीग्रिटी एक वैल्यू है, एक ट्रस्ट रहता है, एक अकाउंटेबिलिटी है, ह्यूमिलिटी है, इनोवेशन है, डाइवर्सिटी है। बेसिकली वैल्यूज इज नथिंग बट, अभी हम कोई हमारे जैसे पेरेंट्स रहते हैं, किसी को गोल्ड खरीदना है या फिर किसी कोई शॉप फिक्स्ड है कोई चीज खरीदने के लिए, नहीं हम तो वहीं से लेंगे क्योंकि वो
अच्छा ये देते हैं, वो प्रोडक्ट अच्छा रहता है, उनका क्वालिटी अच्छे रहते हैं। ये क्यों है? क्योंकि एक इंटीग्रिटी, एक ट्रस्ट है उस पर, उस कंपनी के या फिर उस शॉप पर। तो आपके पेरेंट्स वहीं से जाके खरीदेंगे। अब मैं मेरा लाइव एग्जांपल देता हूँ। अब मेरे पेरेंट्स, उनको गोल्ड खरीदना है तो उनका एक फिक्स्ड शॉप है, वो वहां जाके गोल्ड खरीदेंगे क्योंकि उनके ऊपर ट्रस्ट है। तो बेसिकली ये क्यों है? ये उन्होंने कस्टमर रिलेशन मेंटेन किया है वैसा, दैट्स व्हाई द वो ऑर्गेनाइजेशन के, वो शॉप के ऊपर उनके वो वैल्यू क्रिएट हुई है। ठीक है। कंपनीज वैल्यू सेट्स द टोन फॉर हाउ द पीपल ऑफ थिंक एंड बिहेव, स्पेशली इन सिचुएशन ऑफ डायलेमा। ये इसका बहुत क्लासिक एग्जांपल है कोविड 19। अब कोविड 19 में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयज को निकाल दिया था। जैसे अभी टाटा जो थी, टाटा ने कोविड 19 में बहुत निकाला नहीं था, बट दे हेल्प देयर एम्प्लॉयज अ लॉट। दैट्स व्हाई टाटा के जो भी एम्प्लॉयज थे उनके मन में बहुत अच्छी एक ट्रस्ट क्रिएट हुआ है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो एक वैल्यू क्रिएट हुई है। Employees prefer to work with the employer whose value resonate with them, and majority of consumers say that they would prefer to buy product and service from companies that have a purpose that reflect their own value and belief system. Employees भी वही काम करेगा ना जहां एम्प्लॉयर के वैल्यूज रेजोनेट हो रहे हैं, और कंज्यूमर भी वही प्रोडक्ट बाय करेगा जहां उस कंपनी की वैल्यू वैल्यू है, उस कंपनी का हम पे बिलीफ सिस्टम है। ठीक है। वैल्यू रिमेन द सेंटर कोर ऑफ विजन, मिशन, गोल्स एंड पुटिंग ऑल देम टू द एक्शन। वैल्यूज इज नथिंग बट द विजन, मिशन, गोल्स है ना, ये एक नीचे फिगर दिया है, मुझे उससे उससे समझ जाएगा आपको। वैल्यू एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है जिसमें विजन भी आता है, मिशन भी आता है, गोल्स भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, और जो तुम्हारा स्ट्रेटेजिक इंटेंट भी आता है। तो वैल्यू इज सेंटर और कोर ऑफ विजन, मिशन, गोल्स। तो ये याद रखना, एमसीक्यू के लिए आ सकता है। विजन इज फॉलोड बाय मिशन, फॉलोड बाय गोल्स, एंड फाइनली बाय रियल एक्शन जो कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, ये था तुम्हारा वैल्यूज के रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन आता है कि इंटेंट और वैल्यू कॉन्सेप्ट कौन सी बड़ी है भैया? तो इसमें एक मॉड्यूल का था, संदीप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, थिंक दैट द इंटेंट इज बिगर कॉन्सेप्ट देन द वैल्यू। के इंटेंट बड़ा है, बट लॉजिकली तो इंटेंट बड़ा नहीं, वैल्यूज बड़ी है। तो संदीप इज नॉट राइट। वैल्यूज एंड इंटेंट आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इंटेंट इज द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस, जो हमने देखा था कि व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर, स्टैंड्स फॉर, के पर्पस क्या है। And values are the principle that guide decision for making of the business. They both go hand in hand, while the intent is sometimes driven by the values. Intent ही value से driven होता है, ये याद रखना। So values more or so wider than the intent, obviously. तो in case MCQ में पूछा गया value बड़ा है क्या intent बड़ा है, value बड़ा है। Okay, next है strategic level in the organization. A typical large organization is a multi-divisional organization that competes in several different businesses. It has separate self-contained division to manage each of these business. अब ये क्या बोला गया है? एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलग अलग बिजनेस होते हैं, तो वो अलग बिजनेस के लिए एक अलग अलग लेवल डिसाइड किए गए हैं। तो एज हम ये सब में उसको 3 लेवल में डिवाइड करते हैं। एक है कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल। तो व्हाट इज कॉर्पोरेट लेवल? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो सीईओ होता है, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, अदर की मैनेजरल पर्सन होते हैं, वो कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। दिस इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। इनका काम ही है स्ट्रेटेजी बनाना। कॉर्पोरेट लेवल के जो लोग रहते हैं उनका काम है स्ट्रेटेजी बनाना। द रोल क्या है? ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। द रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, मैंने उनका रोल क्या है? फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी, जो मैंने बताया आपको, स्ट्रेटेजी बनाना है। सेकंड, डिफाइनिंग द मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, के मिशन और गोल बताओ, स्ट्रेटेजी बनाओ। स्ट्रेटेजी बना तो ली, स्ट्रेटेजी बना तो ली, इंप्लीमेंट भी करो ना भैया, ये भी इनका काम है, फॉर्मुलेट करना, इंप्लीमेंट करना। नेक्स्ट, एलोकेटिंग रिसोर्सेस अमंग डिफरेंट बिजनेसेस, जो भी तुम्हारे पास रिसोर्स है, ये टेक्नोलॉजीज को, तो वो रिसोर्सेस अलग अलग बिजनेस में एलोकेट करने पड़ेंगे आपको। ये बिजनेस को मैं इतना ये करूंगा, ये बिजनेस के लिए इतने रिसोर्सेस एलोकेट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, डिटरमाइन व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, कौन से बिजनेस में है वो, व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, ये डिटरमाइन करना भी इनका। तो 4 चीजें तो याद रखना है, ये तो तुमको इनबिल्ट है कि कॉर्पोरेट लेवल का लॉजिकली ध्यान में आ जाएगा। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर है तो फर्स्ट चीज वो तो स्ट्रेटेजी बनाएगा ही बनाएगा। सेकंड है फॉर्मुलेट किया स्ट्रेटेजी, तो इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। थर्ड है जो हमने गोल्स, मिशन, विजन ये देखा, ये किसका काम है? ये स्टेटमेंट कौन बनाता है? ये कॉर्पोरेट लेवल लोग बनाते हैं। फोर्थ है जो रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस एलोकेट करने पड़ेंगे ना ईच बिजनेस के लिए, तो ये काम कौन करता है? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर करता है। लास्ट वन भी है एक, प्रोवाइड लीडरशिप फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल।
अब ऊपर के लोग हैं तो ऊपर के लोग तो आपको लीडरशिप ही लीडर एज ए लीडर आपको एक्सप्लेन करेंगे ना, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करोगे क्या। तो इट्स प्रोवाइड अ लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, नॉट फॉर पर्टिकुलर बिजनेस but for the organization as a whole it provide a leadership. Next, corporate level manager and particularly the CEO can be viewed as the guardian of the shareholder welfare. मतलब सर ये तो कुछ समझा नहीं। अरे अभी कोई शेयर होल्डर ने आपके कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, तो इन्वेस्ट किया तो वो कहीं कुछ ना कुछ तो मांगेंगे ना इन रिटर्न। तो सीईओ की जिम्मेदारी है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कि शेयर होल्डर का ध्यान रखे, शेयर होल्डर के वेल्थ का जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो पर्टिकुलरली प्रॉपर जगह पे एलोकेट करें। It is their responsibility to ensure that corporate and business strategy of the company are consistent with maximizing the shareholders wealth। मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट आए और अपना अपना हिस्सा शेयर होल्डर को दिया जाए प्रॉफिट में, जिन्होंने उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उन इन्वेस्टमेंट का शेयर होल्डर को उसका फायदा हो, ये कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर लोगों का काम है। नेक्स्ट है बिजनेस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसके पहले एक टर्म समझो, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। व्हाट इज एसबीयू? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। An organization is divided into number of segments that work together to bring a particular product or service to the market। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, अलग अलग सेगमेंट लाइक डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस का अलग से डिपार्टमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्स का अलग डिपार्टमेंट होगा। तो एक अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। क्यों डिवाइडेड है? टू ब्रिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस टू द मार्केट। अभी फॉर एग्जांपल प्रोक्योरमेंट वाला आएगा, प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट जो मटेरियल परचेस करेगा वो प्रोडक्शन में जाएगा, प्रोडक्शन होगा, उसके बाद वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाएगा जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कस्टमर, फिर मार्केटिंग वाला आएगा, मार्केटिंग सही से हो या नहीं। तो एक अलग अलग सेगमेंट में डिवाइडेड है क्योंकि टू वर्क टुगेदर टू ब्रिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इनटू मार्केट। नेक्स्ट, एसबीयू का ये भी मीनिंग है कि इफ कंपनी प्रोवाइड सेवरल और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, जैसे आईटीसी है, आईटीसी अलग अलग बिजनेस में है, आईटीसी टोबैको में भी मिलेगा, आईटीसी आपको पैकेज फूड्स में भी मिलेगा। इट ऑफन डुप्लीकेट दिस फंक्शन एंड क्रिएट अ सीरीज ऑफ सेल्फ कंटेंट डिवीजन, ईच ऑफ इट कंटेंट इट्स सेट ऑफ फंक्शन। तो एक पैकेज फूड का एक अलग डिवीजन हो गया, टोबैको वाला एक अलग डिवीजन हो गया, इनके अंदर भी एक अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज हो गए। तो ये सीरीज ऑफ सेल्फ कंटेंट डिवीजन इज नथिंग बट योर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ये तुम्हारे बिजनेस यूनिट है। सच डिवीजन आर कॉल्ड एज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो एसबीयू क्या है? एक सेल्फ कंटेंट डिवीजन है, अलग विद इट्स ओन फंक्शन, खुद के फंक्शन रहेंगे। जैसे मैंने बताया था, फाइनेंस, परचेसिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, अलग अलग डिपार्टमेंट उसमें रहेंगे। तो एक खुद का एक अलग डिवीजन है भैया, दैट प्रोडक्ट प्रोवाइड्स अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर पर्टिकुलर मार्केट। जैसा पैकेज फूड है तो वो पैकेज फूड अलग मार्केट के लिए है, टोबैको का अलग से मार्केट है। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एट द बिजनेस लेवल और द बिजनेस लेवल मैनेजर इज द हेड ऑफ द डिवीजन। मतलब अलग अलग डिवीजन है, पैकेज फूड वाला का अलग से हेड रहेगा बिजनेस मैनेजर, टोबैको वाले का अलग से हेड रहेगा। जैसे टाटा के भी अलग अलग है, टाटा स्टील में भी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी है, टाटा दूसरे कोई इसमें भी इन्वेस्टेड है। तो अलग अलग बिजनेस के अलग अलग हेड रहेंगे, तो इट इज बिजनेस लेवल मैनेजर। ठीक है। स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ दिस मैनेजर, इनका काम क्या है? हमने कॉर्पोरेट लेवल वालों ने स्ट्रेटेजी वगैरह बना ली, बट ये क्या काम करते हैं? टू ट्रांसलेट द जनरल स्टेटमेंट ऑफ द डायरेक्शन एंड इंटेंट दैट कम फ्रॉम द कॉर्पोरेट लेवल इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी। जो कॉर्पोरेट ऊपर के लोगों ने बताया है ना, वो ऊपर के लोगों ने जो डायरेक्शन दिया है, उनको उनको जो स्टेटमेंट दिया है वो कन्वर्ट करना है उनको एक कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी में। ये इनका बिजनेस लेवल मैनेजर का काम है, टू ट्रांसलेट द डायरेक्शन एंड इंटेंट दैट कम फ्रॉम कॉर्पोरेट लेवल इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटेजी। ये किसका काम है? ये काम है बिजनेस लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है। नेक्स्ट है, अभी कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल मैनेजर में डिफरेंस क्या है? ये मॉड्यूल में एक अलग से पैराग्राफ में दिया गया, तो मैंने इसको एक अलग से हेडिंग बनाई, इनके साइड से आगे चल के पूछ ले। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर प्रोवाइड एन organizational level view of the strategy, what they want to achieve, but it is on the business level manager to ensure that their particular business they are responsible for। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर क्या है? पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजनेस में, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें 5 अलग अलग बिजनेस में, वो पैकेजिंग में है, वो स्टील में भी है, वो कंसल्टेंसी सर्विसेज में भी है, वो अलग दूसरे कोई और गोल्ड में भी है, अलग अलग इसमें भी अलग अलग इंडस्ट्री में है। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का क्या काम है? वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजी बनाना और पूरे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल व्यू पे चेक करना कि उनको क्या अचीव करना है। बट
बिजनेस लेवल मैनेजर का क्या काम है, एक पैकेज फूड का बिजनेस है ना, तो वो उसका हेड है, तो वो पर्टिकुलर बिजनेस के लिए मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो उसका ही काम है। स्टील में या फिर दूसरे अदर जो सेगमेंट्स है उसमें क्या चल रहा है, ये बिजनेस लेवल मैनेजर का काम नहीं है, क्या देखना है, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर आर कंसर्न विद द स्ट्रेटेजी दैट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेसेस, बिजनेस लेवल मैनेजर आर कंसर्न विद स्ट्रेटेजी दैट आर स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर बिजनेसेस। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का ओवरऑल स्ट्रेटेजी पूरे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी पे ध्यान रहता है, बट बिजनेस लेवल मैनेजर का उनके पर्टिकुलर बिजनेस के स्ट्रेटेजी के ऊपर ध्यान रहेगा। तो ये बिजनेस लेवल मैनेजर होगा। नेक्स्ट, फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट। पहले हमने देखे थे कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट ऊपर के लोग, फिर आए फंक्शनल लेवल, सॉरी फिर आए बिजनेस लेवल, एंड अब आएंगे फंक्शनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस। सर समझा ना, स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन, अभी आपने देखा कॉर्पोरेट ऊपर के की मैनेजर पर्सन, फिर एक पर्टिकुलर बिजनेस में आए, पर्टिकुलर बिजनेस में का हेड कौन है, बिजनेस लेवल मैनेजर। बिजनेस लेवल मैनेजर में अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, इनके जो अलग अलग हेड रहेंगे वो फंक्शनल लेवल मैनेजर मैनेजर रहेगा, ठीक है। दैट इसमें दिखाया है, देखो, specific business function such as human resource, purchasing, product development, customer service and so on constitute a company or one of its division। division में जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड रहेंगे वो फंक्शनल लेवल में आएंगे। Thus a functional manager sphere of responsibility is generally confined with one organizational activity, whereas general manager oversees to operation of the whole company or a division। सेम जैसे हमने कॉर्पोरेट बिजनेस का देखा था ना, इनका भी जो फंक्शनल लेवल मैनेजर है उनका एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स है तो उनका ह्यूमन रिसोर्स के रिलेटेड ही है, एम्प्लॉयज को हायर करना, रिक्रूट करना, उनको रिवॉर्डिंग करना या फिर टर्मिनेट करना, ये उनका उस डिपार्टमेंट का रिलेटेड ही है। फाइनेंस में क्या चल रहा है, वो ह्यूमन रिसोर्स को क्या लेना देना, मार्केटिंग में क्या चल रहा है, ये ह्यूमन रिसोर्स को क्या लेना देना, उनका कोई काम नहीं है ना, उनका एक स्पेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक स्पेसिफिक है। Although they are not responsible for the overall performance of the organization, functional manager have a major strategic role। क्या रोल है भैया, to develop a functional strategy in the area that help fulfill the strategic objectives set by the business and corporate level manager। उनको एक ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, सेट ऑब्जेक्टिव सेट सॉरी ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने हैं, जो कि सेट किसने किया है, बिजनेस और कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर ने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है वो फुलफिल करने के काम किसका है, फंक्शनल लेवल मैनेजर का। एक एमसीक्यू है, मॉड्यूल में भी दिया गया है, ये याद रखना। स्ट्रेटेजी, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, देयर इम्प्लीमेंटेशन इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, ये किसका काम है, ये तीनों का काम है। कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का भी काम है, बिजनेस लेवल मैनेजर का भी काम है और फंक्शनल लेवल का भी। सर बट आपने तो बताया था कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर के रोल में ही फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन उनका काम है। नहीं, ये एमसीक्यू दिया गया है, तीनों का काम है, फॉर्मुलेट करना और इम्प्लीमेंट करना। जैसे बिजनेस लेवल फॉर पर्टिकुलर बिजनेस करेंगे, फंक्शनल लेवल उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट फिल करो और कॉन्सेप्ट फिल करके आंसर दो, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है, इनके एमसीक्यू में पूछे जाए, मॉड्यूल में भी दिए हैं। टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच इज बेसिकली ऊपर के लोग डिसीजन लेते हैं और बॉटम अप अप्रोच नीचे के लोग डिसीजन लेते हैं। सर ये ऊपर के और नीचे के क्या है, हमें नहीं समझा। तो ऊपर के लोग बेसिकली योर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट विल टेक द डिसीजंस, it is nothing but the top down approach, and bottom up approach is basically the team across the level voice levels of voice in a decision making। तो नीचे के जो फंक्शनल लेवल रहेंगे या फिर नीचे के जो भी अलग टीम्स रहेगी वो डिसीजन लेगी, इज नथिंग बट द बॉटम अप अप्रोच। ध्यान में आया, टॉप डाउन में टॉप नाम में ही मीनिंग है कॉर्पोरेट लेवल, बॉटम अप नीचे जो टीम्स रहेंगी या फिर जो फंक्शनल लेवल रहेंगे वो डिसीजन लेंगे। नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री लेवल्स, जो थ्री लेवल्स है उनमें क्या रिलेशनशिप है। First है functional and divisional relationship। It is an independent relationship where each function or a division जो कि run होता है independently, headed by function or division head who is a business level manager reporting directly to the corporate level manager। मतलब एक particular business है, particular function है, जो डिवीजन जो कि हेड किया किसने, बिजनेस लेवल मैनेजर ने हेड किया हुआ है, और बिजनेस लेवल मैनेजर कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा कि कैसा है बिजनेस, क्या क्या दिक्कत आ रही है, बिजनेस में कितनी ग्रोथ है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, वो रिपोर्ट करेगा कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। तो बिजनेस लेवल मैनेजर विल रिपोर्ट टू द कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। फंक्शंस में क्या रहेगा, फंक्शंस जो यहाँ पे मैंने बताया ना, फंक्शन और डिवीजन, फंक्शंस में भी लाइक फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, वाइल डिवीजन में भी डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स, लाइक प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करेगा डिवीजन। टॉयज मैन्युफैक्चर के लिए किड्स टॉयज, टीनेजर टॉयज एक्सेट्रा, वो अलग अलग डिवीजन रहेंगे बेसिकली, ठीक है। तो फंक्शन, फाइनेंस, ह्यूमन, मार्केटिंग और डिवीजन, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है जो टॉयज है, टॉयज के इसमें टीनेजर के टॉयज अलग
किड्स के टॉयज अलग। इट इज जस्ट एन एग्जांपल, डोंट टेक इट सो मच सीरियस कि डिवीजन में भी डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के इस पे डिवीजन डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। फर्स्ट हमने देखा फंक्शनल एंड डिविजनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में क्या है, इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर वेयर एवरीवन इज कंसीडर्ड एट अ सेम लेवल पे रहेंगे। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप सब मैनेजर, सब कॉर्पोरेट लेवल, फंक्शनल लेवल, बिजनेस लेवल, सब सेम लेवल पे रहेंगे। इससे प्रॉब्लम क्या, इससे बेनिफिट क्या होगा पता है, एक ट्रांसपेरेंसी रहेंगी और ओपननेस रहेगा वर्क में, क्योंकि किसी को किसी के पोजीशन से कुछ लेना देना नहीं है, सब सेम लेवल पे है, तो सब में ओपननेस रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इससे आइडियाज बाहर आएंगे, आइडिया शेयरिंग होगी और इनोवेशन भी, कुछ नया इनोवेशन मिलके, कुछ नई आइडिया मिलके कुछ इनोवेशन भी हो सकता है। यह रिलेशनशिप कहाँ रहता है जनरली, स्टार्टअप में। स्टार्टअप है उसमें तो कुछ ज्यादा कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल ऐसा तो कुछ होगा नहीं, नया नया धंधा है भैया, तो नए नए बिजनेस में सब एक सेम लेवल पे रहेंगे, तो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप विल बी मोर सुटेबल फॉर अ स्टार्टअप। ऑल पोजीशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू स्टाफ लेवल एम्प्लॉइज आर इन द सेम हायरार्किकल पोजीशन, सब सेम लेवल पे रहेंगे, तो हॉरिजॉन्टल में ध्यान में रखना सब लोग सेम लेवल पे, सेम लेवल पे, सेम लेवल पे इज अ हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। नेक्स्ट है मैट्रिक्स। अभी मैट्रिक्स नाम से ध्यान में आ रहा है, ये मैशअप रहेगा भैया, सब से उधर के डिपार्टमेंट के लोग आके मिलेंगे, पढ़ते हैं क्या लिखा है। इट फीचर्स ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लेबर इन ऑर्गेनाइजेशन with the teams formed with people from various departments that are built for temporary task based project। मतलब क्या बोलना चाहता है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग आके उसमें एक टीम बनाएंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बना के एक टीम बनाएंगे, वो टीम बनाने के बाद जो रिलेशनशिप बोलेंगे उसको बोलेंगे मैट्रिक्स रिलेशनशिप। सर समझा नहीं, अभी एग्जांपल देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल कोई एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन में। अभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है, कोई नया ही है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है, तो उसमें जो अकाउंटिंग का नॉलेज है वो फाइनेंस के लोगों को रहेगा, वो फाइनेंस का बंदा देखेगा भैया क्या है, बराबर आ रहा है क्या नहीं, बराबर एंट्री पोस्ट हो रही है क्या नहीं, बराबर सब सिस्टम सही से कैलकुलेट कर रहा है क्या नहीं। और ये इम्प्लीमेंट कौन करेगा, आईटी का बंदा। कोई तुमको बैकएंड में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई सिस्टम वो, कोई कोडिंग में तो प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सिस्टम तुम्हारा सिस्टम कंपेटिबल है क्या नहीं, तुम्हारे सिस्टम कुछ बिट का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, तो ये टीम कौन करेगा, आईटी। तो एक फाइनेंस का बंदा रहेगा, एक आईटी का बंदा रहेगा, तो ये अलग अलग लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट के आकर एक टीम बनाएंगे, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप हेल्प्स मैनेज huge conglomerate with ease where it is nearly impossible to track and manage every single team इंडिपेंडेंटली। जो बड़े बड़े कॉन्ग्लोमेरेट होते हैं ना, बड़े बड़े कॉन्ग्लोमेरेट, उसमें ये रिलेशनशिप हेल्प होती है, क्योंकि ईच एंड सिंगल टीम को मैनेज करना इंडिपेंडेंटली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इन मैट्रिक रिलेशनशिप देयर आर मोर देन वन बिजनेस लेवल मैनेजर। बराबर है, मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एक फाइनेंस का अलग से बंदा रहेगा, एक आईटी का अलग से ये रहेगा। फॉर ईच फंक्शनल लेवल टीम्स, तो हर एक मोर देन वन बिजनेस लेवल मैनेजर फॉर ईच फंक्शनल लेवल टीम्स उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स रिलेशनशिप इज जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन और एक्सट्रीमली यूज फॉर लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे डिपार्टमेंट अलग अलग नहीं रहेंगे। स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्टार्टअप्स हो या फिर दूसरे इसमें, उसमें कंस्टेंट रहेगा, लिमिटेशन रहेगा, क्योंकि लोग ही कम रहेंगे ना। बट बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट सॉर्टेड रहेगा, सब अलग अलग लोग रहेंगे, अलग अलग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर फंक्शन वाइज, तो वहां पे इजी रहेगा आपको मैट्रिक्स रिलेशनशिप इंप्लीमेंट करने के लिए। तो चैप्टर 1 का वीडियो हमारा यही खत्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन इफ अदर चैप्टर्स के भी आपको अगर वीडियो चाहिए रहेंगे। लेट्स मेक लर्निंग इजी विद सी कृष्णा भैया। थैंक यू।